द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन। बोला तो जा रहा है सीए फाउंडेशन के अंदर, बट सीए इंटर और सीए फाइनल में मेजर अमेंडमेंट्स है। सीए फाउंडेशन में एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है। अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू पासिंग क्राइटेरिया, पहले भी हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% चाहिए थे और ओवरऑल आपको 50% चाहिए था। उसके अलावा आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों सब्जेक्टिव थे, आज भी सब्जेक्टिव है, नो चेंज। और आपका पेपर 3 एंड पेपर 4 जो कि ऑब्जेक्टिव थे, है और रहेंगे। अब मैं तुमको बात बताऊं, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन से आने के बाद नहीं बोल सकता हूं ये मेरे जमाने के चैप्टर्स है। इट मींस यहां पे आपको जो दिख रहा है दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 95% सेम सिलेबस जो मेरे टाइम पे था। ठीक है, ये वही सिलेबस है जो पढ़ के मैं सीए बनाऊं। और मैं आपको बताऊं इस सिलेबस का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अब उनका कंप्लीट फोकस स्पेशल ट्रांजैक्शन से हट के किस पे आ चुका है, प्योर अकाउंट्स पे, डेबिट और क्रेडिट पे आ चुका है। हो क्या रहा था, बच्चा 10 मार्क के लिए कंसाइनमेंट पढ़ ले रहा था, ये 5 मार्क के लिए पढ़ ले रहा था। ठीक है, तो 15 मार्क का लेवरेज तो बच्चा यहीं पे ले रहा था। और ये चलना भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, तो ऐसे क्यों कर रहा है भाई, दूसरी बार हुआ है पता है ये, हाँ आ गया। ठीक है, 5 मार्क इन दोनों में से आ जाता था और 10 मार्क कंसाइनमेंट बच्चा खींच लेता था। ठीक है, तो 15 मार्क कहीं ना कहीं आईसीए को लग रहा था हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं। और टेक्निकली आप देखे जाएंगे इसमें अकाउंट्स के इन डेप्थ पर्सपेक्टिव की बात नहीं होती है। इन चारों को रिप्लेस करके एक नया चैप्टर उतार दिया गया है, अकाउंटिंग ऑफ इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स। बहुत बेहद इजी चैप्टर है, कुछ नहीं, आपको पता हो या ना पता हो, जून अटेम्प्ट में मैंने बच्चों को करवाया था फिल इन द ब्लैंक्स, निकालो द मिसिंग फिगर। इसमें आपको सिर्फ मिसिंग फिगर करना है, कैलकुलेशंस, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अकाउंटिंग करनी है। अ गुड मूव जो अकाउंट्स का एम्फोसिस बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। उसके अलावा सर और क्या ऐड किया हुआ है, देखो इन्वेंट्री जो आपका चैप्टर था उसका लेवल, क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क सेम है, अकाउंटिंग प्रोसेस जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता था वो भी सेम है, डीआरएस भी सेम है। इन्वेंट्री के क्वेश्चन का लेवल कम होगा ऑटोमेटिकली, डेप्रिसिएशन सेम, बिल ऑफ एक्सचेंज सेम। ये 4 चैप्टर्स रिड्यूस होके अकाउंटिंग फॉर इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग ऑफ इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स आ चुका है। क्लियर, फाइनल अकाउंट सेम, एनपीओ सेम। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऐड कर दिया है, पहले था एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, साथ में उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऐड किया है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज सेम है, लेकिन इस बार आपको बोनस इशू और राइट इशू की अकाउंटिंग एड ऑन दी है। तो बेसिकली अगर मैं समराइज करूं तो एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, कंसाइनमेंट, और सेल ऑन गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस, इसको रिमूव करके अकाउंटिंग ऑफ इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स, डिसोल्यूशन, क्या हो गया आज फिगर इधर के उधर भग रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अलावा आपका अकाउंटिंग डिसोल्यूशन, बोनस इशू एंड राइट इशू की अकाउंटिंग। ये है बेसिक द मेजर चेंजेस इन योर सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा मेरे को कोई मेजर चेंज दिख नहीं रहा है आपके पूरे सिलेबस में। ठीक है राजा, सो यस ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब उल्टा मजे की बात है, 4 चैप्टर की जगह मेरे को 1 चैप्टर पढ़ाना है, मेरे दिन बचेंगे। आप टेक्निकली समझो तो कैसे दिन बचेंगे सर, सौगरा 2 दिन खाता था, सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल 2 दिन खाता था, कंसाइनमेंट 6 दिन खाता था, ये 4 दिन और ये 4 दिन, तो मेरे ऑटोमेटिकली 16 लेक्चर्स कम हो गए। और उसके जगह अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसमें मैं अकाउंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस दे पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा बर्डन कम हुआ है अकाउंट्स के अंदर। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, इससे आईसीए ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि भैया आपका 11th और आपके 12th आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा आपका 11th एंड 12th है एक्सेप्ट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी हालांकि पहले था लेकिन अभी हटा दिया गया है। आपका पूरा 11th और 12th है आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के अंदर। ठीक है राजा, आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं स्कीम, जो नई स्कीम आई है उसके बारे में कि बिजनेस लॉज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर आपका एग्जाम
दिसंबर 23 में है, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए न्यू स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं है अभी, तो आपको इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और मई 24 वाले, अगर आपका एग्जाम दिसंबर 23 के बाद यानी जून 2024 में है या दिसंबर 2024 में है, तो आपके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। तो सुनिए बच्चों, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट का नाम ही बदल गया। पहले आपके सब्जेक्ट का नाम होता था बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें ये 60 मार्क्स का होता था, ठीक है, और ये मेरे बच्चा 40 मार्क्स का होता था, ठीक है। लेकिन नया सिलेबस आने के बाद, जब बेटा नया सिलेबस आया, तो इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया और बिजनेस लॉस को 60 मार्क्स से 100 मार्क्स का बना दिया। यानी अब आपके सब्जेक्ट का नाम है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉस। अब ये बिजनेस लॉस 60 से 100 मार्क्स का हो गया, यानी 40 मार्क्स बढ़ा दिए, तो सिलेबस भी तो बढ़ाया होगा ना। जी हां, तो कुछ डिलीशन हुए हैं, कुछ एडिशन हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग डिलीशन की बात करते हैं। अगर बच्चों में डिलीशन की बात करूं, तो आपके जो बीसीआर के 13 चैप्टर्स हुआ करते थे, ये जो कम्युनिकेशन से लेकर मीटिंग्स तक, वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है न्यू स्कीम वाले स्टूडेंट्स को। अगर मैं बात करता हूं बिजनेस लॉस की, तो उसमें एडिशन हुआ है। क्या क्या एडिशन हुआ है मेरे बच्चा? तो पहला एडिशन हुआ है चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें हम ये सीखेंगे लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, और कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में भी यहां पर आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो सीए इंटर में 3 यूनिट्स हुआ करती थी, वो 3 यूनिट्स को सीए इंटरमीडिएट से उठाकर यहां पर सेम एज इट इज ला दिया गया है। यानी इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी, ये 3 यूनिट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐड हो चुकी हैं सीए फाउंडेशन लेवल पर। और एक और नया चैप्टर ऐड हो गया, ये भी सीए इंटरमीडिएट से उठकर आया है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। हाउएवर सीए इंटर में ये बहुत डिटेल में था, बट फाउंडेशन में इतनी डिटेल में इसे नहीं लाया गया है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक डिलीशन जो बिजनेस लॉज में हुआ है, वो ये है एलएलपी एक्ट। पहले आपको बहुत डीप में हुआ करता था, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था क्लास में, लेकिन अब एलएलपी एक्ट का सिलेबस सीए फाउंडेशन लेवल पे एकदम छुटकू सा कर दिया। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और एलएलपी एक्ट खत्म हो जाएगा न्यू सिलेबस में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है एलएलपी एक्ट का कहां चला गया है मेरे बच्चा, सीए इंटर में चला गया है। बाकी आपका सेम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ना है विद न्यू 3 यूनिट्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ना है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ना है, बट अब थोड़ा सा कम पढ़ना है। और कंपनीज एक्ट का बेसिक्स हम पहले भी पढ़ते थे और अब भी पढ़ना है। तो मेजर डिलीशंस और एडिशंस मैंने आपको बता दिए हैं। 100 मार्क्स का है। क्या एमसीक्यू होगा? नहीं जी, पूरा सब्जेक्टिव पेपर पहले भी था और अब भी सब्जेक्टिव पेपर अभी भी है। बेटा अगर आप देने जा रहे हैं जून 2024 का अटेम्प्ट, आपका पेपर नंबर 3 का सबसे सरल काम इन्होंने जो किया है वो इसका नाम इजी कर दिया है। पहले बोलते थे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अब आप इसको सिंपली बोल सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सर इस बात का मतलब ये है कि इसका सिलेबस चेंज हो गया है, पूरा कुछ चेंज हो गया है। क्या अब मैथ्स नहीं आएगी? क्या अब एलआर नहीं आएगी? क्या अब स्टैट्स नहीं आएगी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ वही आएगा जो पहले आता था। जबकि यहां पर मैं ये बात बोलूं तो ज्यादा अच्छा है कि भैया जितना पहले आता था तो अब उससे 10 से 15% फालतू ही आ रहा है। काटा वाटा कुछ नहीं, 10-15% चीजें बढ़ा दी हैं हर जगह पर बेटा, और कुछ नहीं है। कैसे सर? आइए डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, शुरुआत से ही बात करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर हमारा मैथ्स का 40 नंबर की पहले मैथ्स आती थी, 40 की अभी आएगी। कोई डिफरेंस यहां क्रिएट नहीं हुआ है। 40 की मैथ्स के अंदर में रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लोगैरिथम के अंदर जो हमारा था वो तो आएगा ही,
बट यहाँ पे कुछ एडिशनल हमारे क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। ये बोला गया है, मुझसे पहले भी आते थे क्वेश्चन, बट इस बार इन्होंने इलस्ट्रेशन देकर क्लियरली बोल दिया कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछेंगे। ये एग्जाम्पल्स में बहुत खूबी दिखाया है, उन्होंने इलस्ट्रेशन नाम के क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर में, सेम काम इन्होंने यहां पर किया है, थोड़े से हमारे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है उसको इंक्रीज कर दिया है और कुछ नहीं किया। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अब ज्यादा करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे और ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं इन शॉर्ट ये बोल सकता हूं कि भैया अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो है ना अब शायद थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। एक दो काम अच्छे किए हैं यहां पर, पहले इन्होंने जो एग्जाम्पल दे रखे थे ना उसमें अननेसेसरी का एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला क्वेश्चन दे रखा था, वो हटा दिया है। अब क्वेश्चन जो डाला है वो रिलेवेंट क्वेश्चन डाले हैं, इंक्रीज किया है, माना अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन डाले हैं। सेम इक्वेशन में भी थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की। लीनियर इनइक्वालिटी में अगर खासा चेंज बोलूं तो भैया हमारा मैट्रिसेस वाला जो मेथड है, मैट्रिसेस पहले यूज होता था, अब उसको यूज नहीं करेंगे। तो अब हमारा बेसिकली विदाउट मैट्रिक्स अप्रोच, हम पढ़ते वैसे ही है, क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, वो अब मेंशन कर दिया कि भाई वैसे ही हमें करना होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नाम चेंज करके इन्होंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर दिया है। मोटा मोटा कंटेंट सब कुछ वही कवर करना है जो पहले करना था, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल बुक में आ गए हैं तो और बेटर है। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इस बार आईसीएआई ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, अच्छा लगा मुझे देखकर ये बात, है ना भाई। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, नॉट अ चेंज, क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं, बढ़िया है, और कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं है, अच्छा पार्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो मतलब मैथ्स के अंदर में इतना कुछ खास चेंज अभी तक नहीं हुआ है। अब जो चेंज हमारा यहां पर देखोगे वो भी सेम है, बट इससे अगले चैप्टर में मेन चेंज है, इससे अगले चैप्टर में वहां बड़ा चेंज है, वहां हुआ है मैथ्स में एडिशन। वो मतलब नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए एक डीमेरिट है भैया, नॉन मैथ्स वाला बच्चा उस टॉपिक को नहीं करेगा, या करेगा तो अपना टाइम वेस्ट करेगा, मतलब वो गलत किया। वो मैं बोलता हूँ भैया ये नाइंसाफी है उन बच्चों के साथ जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मतलब ये आईसीएआई बोल रहा है कि भैया 11th-12th में भी मैथ्स पढ़ लो तो ही अच्छा है, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, बट कराएंगे जैसे तैसे। बट मुझे लगता है ये उनसे नाइंसाफी करी आईसीएआई ने, बट आईसीएआई ने कंटेंट वाइज सही किया, क्योंकि सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन के बाद हम सीधा पहले बात करते थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। भाई यहां का लिंकेज होता था हमारा बेसिक्स ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। इसको समझने के बाद ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लॉजिक समझ में आएगा। तो उन्होंने बेसिकली लॉजिक वाला चैप्टर बीच में इंसर्ट किया है, जो कि अच्छी क्वालिटी में इंसर्ट किया है, अच्छे क्वेश्चंस के साथ इंसर्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एडिशन है, बेसिकली काइंड ऑफ वन चैप्टर ही ऐड कर दिया है, दिखा के एक छोटा सा पार्ट, एक्चुअल में एक पूरा चैप्टर ऐड कर दिया है। तो ये एडिशन हुआ है हमारा मैथ्स के अंदर में। बाकी जगह पे बस उन्होंने क्वेश्चंस थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड डाल दिए हैं बाकी बचे हुए चैप्टर में। तो मोटा मोटा मेजर एडिशन बोलूं तो यहां पर ये है। ओके ठीक है ना, क्लियर है भाई। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत कंटेंट में इधर उधर चीजें चेंज करी हैं। एलआर पहले 20 नंबर की आती थी, अभी 20 नंबर की आएगी, कोई खासा चेंज नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। फिर जो मेजर चेंज आ रहा है भाई वो आ रहा है स्टैट्स के अंदर में। स्टैट्स में भी अगेन फर्स्ट चैप्टर में यहां पर ये सैंपलिंग का चैप्टर डाल दिया है, जो कि एक इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू इन्फ्रेंशियल स्टैट्स बोल सकता हूं, वो यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। थ्योरी पार्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत थोड़ा सा है। इस चैप्टर को यहां नहीं डालना चाहिए, मेरा पर्सनल सुझाव है भाई आईसीएआई को, ये चैप्टर यहां ना डाल के सेकंड चैप्टर के बाद डाल दो, अगर तुमको डालना भी था भाई ये चैप्टर। तो इसकी पोजीशनिंग गलत है यहां पर। क्यों सर? क्योंकि यहां पर बेटा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए मीन के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो वो अनुमान इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आता है, भैया मीन यहां पढ़ते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पढ़ते हो, थोड़ा बहुत अनुमान यहां पे चाहिए होगा, तभी इस चीज को ढंग से समझ पाओगे। सो आई थिंक ये चैप्टर यहां ना होकर नीचे होता तो बेटर है। बट हाँ, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उनको दिखाना था डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में क्या डिफरेंस है। तो आईसीएआई ने मोटा मोटा ठीक काम किया है डालकर। मतलब बच्चों की नॉलेज के अकॉर्डिंगली ये पार्ट अच्छा है, बट कंटेंट थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर दिया भाई मैथ्स में, पहले से ज्यादा हमारा बेसिकली अब इंक्रीज कर दिया है। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं, पहले वो लोगों को तंग करता था, अब उसमें भैया क्वेश्चन का लेवल बेस थ्योरम वाले लेवल के क्वेश्चन डाले हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। उनके एग्जांपल्स देखोगे, इलस्ट्रेशन देखोगे, तो मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि यार आईसीएआई ने
इस चैप्टर पे बहुत अहमियत दी है। पता नहीं क्यों ये चैप्टर से पहले ही बच्चा डर रहा था, अब उससे थोड़ा और डरेगा। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। ये मोटा-मोटा सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में। हमारा कोरिलेशन रिग्रेशन भी मोटा-मोटा सेम है, कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ऊंच-नीच, ठीक है। इंडेक्स नंबर के अंदर में थोड़ा-सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बीएससी, सेंसेक्स और एनएससी, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इंडेक्स नंबर का क्या होता है, उस पे फोकस करने की कोशिश करी है। तो अगर मैं बात बोलूं, अब ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर 3 है, अभी तक जो बच्चे बोलते थे ना कि सर हमें मैथ स्टैट्स एलआर ये क्यों पढ़ाई जा रही है आईसीएआई द्वारा इन सीए फाउंडेशन, क्या यूज है हमारा इस जिंदगी में? तो आईसीएआई ने बोला ओके मैं आपको बताता हूं क्या यूज है। तो अब यहां पर हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये बताया है कि भाई आपकी आने वाली जिंदगी में कैसे ये मैथ स्टैट्स एलआर जो कि अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाएगा उसका यूज आएगा। तो सर बच्चों को नए सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नया सिलेबस बच्चों को एक बार कंफ्यूजन के दायरे में लेकर आ रहा है। जो कि कंफ्यूजन है उसको हम क्रिस्टल क्लियर करने आ गए हैं। आपको बिल्कुल एक एक चीज बता देंगे, आपको पूरा पता लग जाएगा कि भैया जो आपका पेपर नंबर 4 सीए फाउंडेशन में है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। एग्जैक्टली। मोटी तो मोटी फर्स्ट ऑफ बात सर ये है कि जो बच्चे दिसंबर 23 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए कोई भी चेंज नहीं है। और जो भी बच्चे हमारे 1 जुलाई ऑनवर्ड्स रजिस्टर कर रहे होंगे उनको जून 2024 अटेम्प्ट मिलेगा। तो जो भी चेंजेस यहाँ पर एप्लीकेबल है वो जून 24 वाले हैं। तो कोई भी बच्चा अगर दिसंबर 23 वाला ये वीडियो देख रहा है तो मेरे भाई आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। जानकारी के लिए देखना चाहते हो, आगे लोगों को ज्ञान देने के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है जून 24 एंड ऑनवर्ड स्टूडेंट्स की। क्यों सर? बिल्कुल सही सर। लेकिन जो दिसंबर का पेपर देने जा रहे हैं ना उन बच्चों को यह बात इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब वो 9,000 रुपए की फीस देकर सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराता है ना तो Exactly. आईसीए वाले उसको बोलते हैं कि बेटा आपने जो 9,000 की फीस दी है ये आपकी 4 साल के लिए वैलिडेट है, यानी Exactly. आप 4 साल में 8 अटेम्प्ट दे सकते हो। तो जो दिसंबर का अटेम्प्ट देगा गलती से अगर उसका पेपर रह गया ना तो उसको ये Yes. नए सिलेबस से तैयारी करनी पड़ जाएगी जो पड़ कि जाएगी। उसकी तैयारी में एक बाधा बन जाएगा। तो यार एक तो दिसंबर का अटेम्प्ट है वो एक बार में क्लियर कर लो, लेकिन जो बाधाएं बनेंगी वो भी देख लो जरा। नहीं, एक्चुअली चलिए होता सर। क्या था कि अभी पुरानी स्कीम के तहत जिसमें दिसंबर का पेपर दिया जाएगा उसमें पेपर नंबर 4 में 2 बुक्स होती थी, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स दूसरा बीसी के। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स थी उसमें 5 चैप्टर थे, बीसी के जो बुक थी उसके अंदर 6 चैप्टर थे। अब क्या हुआ है नई स्कीम के तहत बीसीके को पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट था, ठीक है, प्रॉपरली पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, इसको आईसीएआई ने हटा दिया। जब सीपीटी का पेपर होता था इससे पहले सीए फाउंडेशन को सीपीटी बोलते थे तब भी ये नहीं होता था। तो अब प्रॉपर पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स है। लेकिन साथ साथ में एक बड़ी बात ये हुई है, जो बच्चे पहले सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के बाद सीए इंटरमीडिएट में जाके दोबारा इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, पेपर नंबर 8 होता था एफएम और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, तो वहां से इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के चैप्टर उठा के सीए फाउंडेशन में डाल दिए हैं, जो कि बच्चे को थोड़ा से खतरा फील करा सकते हैं। जसमीत सर प्लीज इस बात को इवेल्युएट कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले ना सर इसको इंक्लूजन्स को बताने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि सर हमारा जो जून 24 ऑनवर्ड्स है वहां पर भी हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न रहने वाला है जैसे कि अभी था। 100 नंबर का पेपर आगे भी आएगा, 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा। द ओनली डिफरेंस इज जैसे कि हमारे लव सर ने बताया कि बीसीके ऑल टुगेदर रिमूव कर दिया गया है। और क्योंकि जब रीस्ट्रक्चरिंग हुई तो इंटर में भी रीस्ट्रक्चरिंग करी गई और वहां पे एफएम इको के पेपर में से इको को निकाल के फाउंडेशन में डाल दिया गया। तो इको के अंदर जो इको फॉर फाइनेंस जो हम इंटर में पढ़ते थे उसमें नेशनल इनकम हम वहां पर पढ़ते थे, अब वो आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़नी है। पब्लिक फाइनेंसेस हम इंटर लेवल पे पढ़ते थे, वो अब आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़नी है। मनी मार्केट आपको इधर पढ़नी है हमारे पास फाउंडेशन लेवल पे। और हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट वाला टॉपिक भी निकल कर आ चुका है अब फाउंडेशन वाले लेवल पे। मतलब आप ये समझो कि जो चीज पहले इंटर वाले बच्चों को पढ़ाई जाती थी अब वो फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो इसका मतलब आपको अपना थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा और अपना जो समझने का तरीका है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का तरीका है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
रट्टा वाला पोर्शन ऑल टुगेदर रिमूव हो चुका है बीसीके का। अब 100% कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट हमारे पास निकल कर आया, जिसको पढ़ने में पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मैं और लव सर आप लोगों को जी जान से शिद्दत से इसके ऊपर चर्चाएं करते रहेंगे। क्यों लव सर? बिल्कुल सर, मैं इस बीच में थोड़ी सी बच्चों की समझने की अप्रोच में एक एडिशन करना चाहूंगा सर, जी कि सर। मेरा पर्सनल मानना यह है कि अब बच्चों को सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 पहले से ज्यादा आसान लगेगा। एग्जैक्टली। सर इसलिए आसान लगेगा क्योंकि बीसीके का सब्जेक्ट बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होता था। उसमें एक आधा चैप्टर था जो 11वीं क्लास के बिजनेस स्टडीज से मैच करता था, लेकिन हाँ बाकी जी। चीजें बहुत नई नई थी। अब जो नए चैप्टर एडिट कर दिए हैं इन्होंने, ऐड कर दिए हैं, उसमें से काफी सारी चीजें, यानी बीसीके से अगर कंपेयर करें तो काफी सारी चीजें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो 12वीं क्लास में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो कुछ सिमिलर और घर जैसी बात लगेगी बच्चों को। घर जैसी बात लगेगी। और सबसे अच्छी चीज सर, बच्चों को जहां तक है मैंने देखा है कि जो सीए वाले हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, इन लोगों से रट्टे नहीं लगते सर। इन हाँ लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा मजा आती है। तो अब नेशनल इनकम जैसा चैप्टर अगर हमारे पास फाउंडेशन लेवल पे आया, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चलो कि वहां से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेशनल इनकम निकालना, जीडीपी निकालना, ये सारी चीजें जो आपने 12th में मैक्रो के अंदर पढ़ी थी, उनका थोड़ा थोड़ा एलिमेंट आपको यहाँ पर नजर आएगा फाउंडेशन के अंदर। और एक चीज सर आइए, हम लोग बताना भूल गए, इंडियन इकोनॉमी जो आप लोग क्लास 12th में पढ़ते हो, उसका भी थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर डाला गया है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो थोड़ा सा बिल्कुल चुन्नू सा रेक्टाफिकेशन वाली चीज आ गई है यहाँ पर भी। तो कुछ डेट्स आई थिंक बच्चों को दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जो इंडियन इकोनॉमी में हम लोग को दिमाग में रखनी पड़ती है। इसके अलावा सर और कोई खास चेंज बच्चों के लिए? हाँ बस सर, जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो 12th क्लास में सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ते हैं, और हाँ जो जी। अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो उसको 11वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। लेकिन ओके। जैसा कि बताना चाहूंगा, एक बार छोटे छोटे ऊपर से ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। ये 5 चैप्टरों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है ना, ये पहले ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में होते थे। एग्जैक्टली। अब जो 5वें नंबर का नया चैप्टर आ गया सर, आपने बताया कि ये इंटर से उठ इंटर के से आ गया, आ गया। अब जो छठा चैप्टर है ना, बिजनेस साइकिल, ये भी ऑलरेडी होता था एग्जिस्टिंग फिर में। ये। हाँ, फिर ये 3 चैप्टर और आ गए वहां से उठ के। और इंटर मैं से। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर, जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है ना, जो बच्चों ने हाँ 11वीं जी। 12वीं क्लास के अंदर एलपीजी पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ा है, उससे रिलेटेड है। लेकिन जो आईसीएआई का इकोनॉमिक्स का सिलेबस होता है ना, वो 11वीं 12वीं की अप्रोच से काफी बार अलग होता है। अलग जैसे ये होता लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो जो यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ने की अप्रोच है वो डिफरेंट है। वहां डिफरेंट थोड़े है। से टॉपिक है ना आगे बढ़ जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं। एक लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, वो लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में इन्होंने क्या कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी, ये अपना डेटा पब्लिश करती है। इसका डेटा पढ़ना है बच्चों को, ये एक्स्ट्रा एडिशन है। फिर वो चाणक्य युग होता था ना, तो वो भी एडिट कर दिया है कि पुराने राजाओं में कैसे कैसे पॉलिसीज चलती थी, तो वो चीज यहां पर एग्जैक्टली। एडिट कर दी है। और बाकी सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इंटर वाला सिलेबस यहां आ गया है और बच्चों को दुख देगा या सुख देगा। सर बच्चों को सुख ही देने वाला है सर। बहुत ही मक्खन टॉपिक था वो। इंटर लेवल पे भी एक तरीके से इजी टॉपिक्स में हम उसको काउंट करते थे। हमें बहुत ज्यादा उसमें मगिंग अप नहीं करनी पड़ती थी, तो यहाँ पर भी हमको नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। आप एक दो बार जब चीजों को पढ़ोगे, आप उसको रिलेट कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है कि ये वो चीजें जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। तो जब कोई चीज प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, भले हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं भी जुड़े, तब भी हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। और इसको जब हम कोरिलेट करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को आसानी से सारी चीजें सर समझ में आएंगी। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सर इधर। तो बाकी आप और ओवरऑल हम तो जो नहीं। नए चैप्टर एडिट हुए हैं, मतलब ऐड हुए हैं, उनके नाम एक बार आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक तो नेशनल इनकम वाला है, इसको 12वीं वाली नेशनल इनकम नहीं कहेंगे सर, क्योंकि बेसिक बेसिक वहां हाँ से जी। यहाँ पर काफी एबीसीडी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है इसके अंदर, हाँ जी। हाँ है जी। ना। हाँ जी। हाँ तो जी। मेहनत तो करनी है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर ये पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा है। छोटा मोटा मनी मार्केट का पढ़ा होगा, मनी के फंक्शंस वगैरह। सर मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि बीसीके में एक चैप्टर होता था सीबीटी, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, लास्ट वाला चैप्टर होता था। हालांकि बीसीके हटा दिया है, लेकिन वहां पर कॉमर्स की पूरी डिक्शनरी थी। कॉमर्स वाले बच्चे को क्या पढ़ना पड़ता है, स्टॉक मार्केट की, बैंकिंग की, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी। तो यहां पर एक उसका पोर्शन है, मनी मार्केट की टर्म्स है, जो बच्चा यहां अंदर पढ़ लेगा। पढ़ लेगा।
तो बहुत प्रैक्टिकल है, लाइव सब्जेक्ट होगा, तुम जो जो पढ़ोगे तुम्हें दिखेगा जिंदगी में कैसे तुम उस चीजों को अप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल सर। सर ये पब्लिक फाइनेंस का क्या मतलब है, ये क्या आ गया? सर कुछ नहीं, नॉर्मल चीज है कि भाई पैसा कहाँ से उठेगा, कैसे लगेगा, गवर्नमेंट किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट वगैरह को हैंडल करती है, ये सारी चीजें हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बच्चा जब पढ़ेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी ऐसी चीज पढ़ रहा हूँ जिसका रियल लाइफ पे कोई इंप्लीकेशन नहीं। तो सारी चीजें उसको ऐसी मिलने वाली हैं जो उसको रियल लाइफ से उसको जोड़ेंगी, जो वो न्यूज चैनल पे देखता है, आए दिन न्यूज पेपर में पढ़ता है, तो वो सारी चीजों को वो आराम से देख पाएगा, समझ पाएगा। तो और बेसिकली बाकी तो जब 12वीं क्लास के गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर का एक्सटेंशन है। थोड़ा बहुत सर, उसका एक्सटेंशन ही हो गया, उसका मतलब एक्सटेंशन, हाँ। उसकी बेसिक वाली बात तो होगी जो हम गवर्नमेंट बजट वाली पढ़ते हैं, प्लस उसके अलावा थोड़ा सा जैसे आपने बोला कि एबीसीडी हमने 12 तक पढ़ी है, हाँ। अप टू जेड यहाँ तक पढ़ना है, तो वही वाली चीज है कि थोड़ा बहुत तो आपको एडिशन यहाँ पर मिलेंगे। आईसीआई वाले बच्चों को फंसाते क्यों हैं? सर फंसाते नहीं है सर, आईसीआई ये चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से डेवलप निकले, वो किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहीं पर भी पीछे ना हो। एक सीए से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको ए टू जेड फाइनेंस की, टैक्सेशन की, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर छोटी छोटी चीजें जो इकोनॉमी में हो रही हैं, अगर उसके बारे में एक सीए नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ही लोगों को तो इस इकोनॉमी को रन करना है भाई, हम ही लोग तो पॉलिसीज मेकर हैं, हम ही लोग तो इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इसी को रन कराते हैं। तो अगर हम ही इन सब चीजों से अवेयर नहीं होंगे तो कौन होगा सर? तो ये तो मतलब बेसिक सी चीज है जो एक कॉमर्स के बच्चे को पता ही होनी चाहिए। तो मैं एक आफ्टर ऑल एक लास्ट में एक छोटी सी कमेंट करना चाहूंगा कि सर इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है इसको तुम्हें कोई इतनी बड़ी हवा नहीं मान के चलनी है कि कोई बहुत बड़ा तुम्हारे सामने बदलाव आ गया है या फिर कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज आ गई है। मैं इसको इवेल्युएट कर पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मैंने जो भी अपनी जिंदगी में पढ़ा है ना सब कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ा है सर। जब बंदा मास्टर्स पे पहुंच जाता है ना तो उसको पता लग जाता है इकोनॉमिक्स कितना वाइड सब्जेक्ट है, उसका इतना सा इत्तू सा पोर्शन है ये, तो ये हलवा ही है, आसान है। बस तुम्हें सही मेंटर, सही गाइडेंस देने वाले टीचर की जरूरत है जो कि आपको अपनी सीए वाला टीम पे देखने को मिल जाएंगे। आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है जब बच्चों को रिजल्ट के रूप में बच्चों का दिखाई दे जाता है कि हाँ भाई सीए वाला से इतने बच्चे पढ़े थे और ये टॉपर्स रहे हैं, ये रैंक रही है, मजा आ जाता है सर। और हर बार रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, मतलब हम आगे ही बढ़ रहे हैं, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे। तो आई थिंक सर इतना ही काफी है मेरे के लिए। हाँ मेरी तरफ से भी यही है बच्चों को बताने के लिए कि जो एडिशन में बच्चे समझ गए हैं और ये जून 2024 में अप्लाई होंगे। और एक नेगेटिव मार्किंग वाला बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उससे पहले बता देते हैं वो सेम है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आपको, तो गलती से भी गलती करने का स्कोप नहीं बचेगा। नेगेटिव मार्किंग अब भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दिसंबर 23 में जो अपीयर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी पढ़ाई को अपना इंप्रूव करिए और कोशिश करिए कि इसको यहीं पे निकालें, कोई इफ एंड बट मत छोड़िएगा। अदरवाइज आप लोग को जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर चीजों को दोबारा से पढ़ना पड़ सकता है। राइट, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इतना ही। जय हिंद, जय सीए, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।